दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक तमिल थ्रिलर फिल्म महाराजा के बारे में, जिसे नितिल सामीनाथ ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिल्म की कहानी शुरू में आपको थोड़ा उलझा सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें डूबते जाते हैं सब कुछ साफ होता जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम महाराजा फिल्म की पूरी कहानी को विस्तार से समझने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत 2009 से होती है, जहां हम महाराज नामक एक साधारण वावर से मिलते हैं जो चेन्नई के पल्लीकनाई इलाके में रहता है। एक दिन महाराजा अपनी बेटी के लिए खिलौना खरीदने निकला होता है, तभी अचानक एक बेकाबू ट्रक उसके घर में घुस जाती है। इस हादसे में उसकी पत्नी की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है। यह एक चमत्कार था, क्योंकि एक लोहे का डस्टबिन इन वक्त पर उसकी बेटी पर गिर गया था, जिसने उसे बचा लिया। अब कहानी यहाँ से सीधा 2023 में छलांग लगाती है। अब महाराजा की बेटी ज्योति बड़ी हो गई है और ट्रैक एंड फील्ड में अपनी पहचान बना रही है। उस डस्टबिन को महाराजा और उसकी बेटी लक्ष्मी नाम रखते हैं और उसे पूजते हैं। हर शुक्रवार उसे साफ करते हैं और उसके लिए विशेष आदर रखते हैं। महाराजा अब तक अपना छोटा सा सैलून खोल चुका है और अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, इतना कि एक बार जब स्कूल का ऑनर ज्योति को बिना गलती के डांट दिया था, तो महाराजा ऐसा चीज पकड़ लिया कि ऑनर को ज्योति से सॉरी मांगना पड़ गया था। यहाँ हम ज्योति की स्पोर्ट टीचर आसिफा से भी मिलते हैं, जो ज्योति को बहुत मानती हैं। एक दिन आसिफा ज्योति और कुछ अन्य छात्रों को स्पोर्ट्स कैंप के लिए कोयम्बटूर ले जाती हैं। इसी बीच महाराजा के घर में एक अजीब घटना घटती है। एक सांप उसके घर में घुसता है और महाराजा के ऊपर से गुजर जाता है। महाराजा को घर में अजीबोगरीब हालात में पाया जाता है, जैसे किसी ने उसके घर में डकैती की हो। अब सीन शिफ्ट होता है एक राउडी बंदे के साथ, जो अपनी कार सर्विसिंग के लिए गैरेज ले जाता है। जब कार वापस मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसके चश्मे गायब है, जो उसके कार में था। फिर वो गैरेज के वर्कर्स को पीटना शुरू कर देता है। यहाँ धोना नाम का एक वर्कर होता है, जो बाद में पब में उस राउडी से मिलता है। धोना सिर्फ उसके चश्मे ही नहीं तोड़ता, बल्कि उस राउडी को भी पीट डालता है। फिर स्टोरी महाराजा के पास वापस आती है, जो चोट खाया हुआ पुलिस स्टेशन में आता है और कहता है कि पिछले रात 3 लोग उसके घर लौटने आए थे। उस दौरान जो मारामारी हुई उसमें महाराजा बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसकी डस्टबिन, जिसका नाम लक्ष्मी था, गायब थी। महाराजा इंसिस्ट करता है कि पुलिस उसकी लक्ष्मी ढूंढ के लाए, उसकी बेटी ज्योति के स्पोर्ट्स कैंप से लौटने से पहले तो पुलिस को लगता है कि महाराजा पागल है, लेकिन जब वो उन्हें बड़ा रिवॉर्ड ऑफर करता है तो पुलिस मान जाता है। पुलिस को लगता है कि डस्टबिन में कुछ बहुत कीमती होगा, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इस बीच स्टोरी 2009 से 2023 के बीच शिफ्ट हो जाती है। अब हम सेल्वम से मिलते हैं, जो एक चोर है। अपने पार्टनर सावरी के साथ चोरी करता है। वो लोग रॉबरी के दौरान देखने वालों को मार भी डालते हैं और सावरी डकैती के अलावा औरतों के साथ गलत काम भी करता है। हालांकि सेल्वम नहीं करता है, लेकिन सावरी को प्रोत्साहन करता है। सेल्वम के पास एक फैमिली है, बीबी अभिरामी और एक छोटी बेटी अम्मू, जिसकी पीठ बड़ा घाव है। सेल्वम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और सेल्वम की बीबी को पता भी नहीं चलता है कि सेल्वम लूटपाट भी करता है। इनफैक्ट उसे लगता है कि सेल्वम साबरी के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिकल शॉप चलाता है। हालांकि चलाता भी है और साइड में लूटपाट का काम भी करता है। अब सीन फिर से 2023 में शिफ्ट होती है। तो यहाँ पुलिस वाले सोचते हैं कि वो महाराजा के डस्टबिन को तो नहीं खोज पाए, लेकिन एक सिमिलर डस्टबिन खरीद के उसे पिराने वाले जैसा बना करके महाराजा को दे देंगे और उसे लाख रुपया ले लेंगे। फिर हम पुलिस वालों को अलग अलग जगह पे सिमिलर डस्टबिन तलाशते देखते हैं, लेकिन उन्हें यह मिल ही नहीं रही थी। इस सब के दौरान महाराजा पुलिस स्टेशन में ही था और वो पुलिस वालों की गुलामी कर रहा था, जैसे उनकी कार को धोना, उनके लिए खाना ऑर्डर करना, उनसे थप्पड़ वगैरह खाना। जब पुलिस वालों की खोज के दौरान वो नल्ला शिवम नामक आदमी से मिलते हैं, जो कि पुलिस का ही इन्फॉर्मर टाइप आदमी था। मतलब था तो गुंडा ही, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करता था नल्ला शिवम। नल्ला शिवम एक ऐसे आदमी को जानता था जो कि महाराजा वाले डस्टबिन की जैसा बना सकता था, और यह पता लगते ही पुलिस वाले एकदम खुश हो जाते हैं। वही पुलिस स्टेशन पे इनिशियल सीन वाले गैराज का एक आदमी आता है और वो धना के मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आया था। जी हाँ दोस्तों, धना जो कि फॉर्च्यूनर वाले आदमी को मारा था, वो कुछ दिनों से गायब था और उसकी फोटो लेके गैराज का एक आदमी पुलिस स्टेशन में होता है। यहाँ महाराज धना की फोटो को देखता है और उसके एक्सप्रेशन से हम
क्लियरली समझ पाते हैं कि धना के गायब होने में महाराजा का ही हाथ है। जब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में उस दिन पे जाती है जब महाराजा साहब के पास अपने घर में चोट खाया हुआ पड़ा था। जब उसकी आँख खुली तो उसे अपने घर में एक गाड़ी के टोल बूथ की रसीद गिरी मिलती है। ये वही रसीद थी जो धना के पास थी। महाराज उस रसीद के आधार पर धना का पीछा करता है और एक सुनसान फैक्ट्री टाइप जगह पे जाता है जहाँ उसकी और धना की फाइट होती है। धना अपने आदमियों को बुलाकर महाराजा को पिटवाने लगता है। धना की बात से हम क्लियरली समझ पाते हैं कि वो महाराजा को जानता है और वो ये भी जानता है कि महाराजा बाबर है। अब धना और महाराजा की कहानी कनेक्टेड हो रही है। मतलब क्लियर कि महाराजा के घर पे जो 3 लोग चोरी करने आए थे उनमें से एक धना भी जरूर था। तो यहाँ धना के लोग और महाराजा के बीच लड़ाई छिड़ जाती है जहाँ महाराजा सभी को पीट देता है और धना को भी पीटता है और उससे पूछता है कि उसके घर बाकी कौन 2 लोग आए थे। धना बस इतना कहता है कि बाकी 2 लोग में से एक पुलिस के लिए भी काम करता है। इतने में धना महाराज के पैर में नुकीले औजार चुभा के भागने की कोशिश करता है। तभी एकदम से महाराजा चाकू से धना का सर धड़ से अलग कर देता है। जी हाँ दोस्तों, महाराजा ही धना को मारा है और अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों धना एकदम से गायब हो गया है और क्यों महाराजा पुलिस स्टेशन में है, क्योंकि बाकी 2 में से एक आदमी का पता लगाने के लिए। अब एक चीज नोटिस करते हैं कि आखिर एक डस्टबिन चोरी हो जाने के कारण महाराजा इतने बड़े कदम क्यों उठा रहा है। अब बस इस सब के पैरेलल में हमें कुछ और सीन्स दिखाए जाते हैं। लाइक पुलिस वाले नल्ला शिवम की मदद से उस आदमी को खोज लेते हैं जो उनके लिए सेम महाराजा वाली डस्टबिन को बना देगा। पुलिस को इस केस में कुछ और छानबीन करते पाते हैं जहाँ उन्हें काफी नई बातें पता चल रही थी। देन हम ज्योति को भी देखते हैं जो की आसिफा मैम और बाकी स्टूडेंट्स के साथ स्पोर्ट कैंप में थी और उसे अपने पिता की याद आ रही थी। महाराजा ज्योति के वापस घर आने का भी वक्त नजदीक आ रहा था। अब यहाँ से कहानी वापस 2009 में जाती है जहाँ हम सेल्वम को देख पाते हैं और वो अपनी बेटी अम्मू के लिए एक महंगी गोल्ड एक डायमंड लॉकेट खरीदता है। सेल्वम की पत्नी परेशान थी कि वो लोग इतनी महंगी लॉकेट कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम तो जानते हैं कि सेल्वम का साइड धंधा लूटपाट का है तो वो ऑफ कोर्स वो अफोर्ड कर सकता है। अब अम्मू की बर्थडे 2 दिन बाद आने वाली थी और उसी दिन सेल्वम ये लॉकेट गोल्ड स्टोर से कलेक्ट करने वाला था। तो 2 दिन के बाद सेल्वम लॉकेट कलेक्ट करता है और रास्ते में वो दाढ़ी ट्रिम करवाने के लिए एक बार्बर शॉप पे जाता है। दोस्तों ये वही बार्बर शॉप था जहाँ महाराजा 2009 में काम करता था, क्योंकि अभी कहानी 2009 की ही चल रही है तो ऑफ कोर्स महाराजा यहीं पे हैं। अब महाराजा सेल्वम की दाढ़ी ट्रिम करना शुरू ही करता है कि ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है। ऐसे में महाराजा बैटरी लेने बाहर जाता है और तभी सेल्वम को सबरी का कॉल आता है कि न्यूज़पेपर में उनके क्राइम्स की खबर छपी है और पुलिस को शायद ऑलरेडी उनका पता लग गया है। सेल्वम सबरी से बातचीत करके उसे शांत करता है और तभी वो महाराजा को ठीक अपने पीछे पाता है। इस पॉइंट पे सेल्वम को लगता है कि महाराजा शायद उसकी सारी बात सुन लिया है और महाराजा को पता चल गया है कि सेल्वम एक क्रिमिनल है। खैर सेल्वम यहाँ बेटी के लिए लाया अम्मू वाला लॉकेट गायब है। वो गलती से लॉकेट महाराजा के सैलून में ही छोड़ाया था और वहीं सैलून पे महाराजा को लॉकेट मिल गई थी और वो लॉकेट को लौटाने सेल्वम के घर की तरफ निकलता है। अब विधि का विधान ऐसा है कि पुलिस भी उसी वक्त सेल्वम के घर आती है और उसकी गुनाहों के लिए उसे अरेस्ट करती है। सेल्वम पुलिस के साथ महाराजा को भी वहाँ देखता है और उसे लगने लगा कि महाराजा ही पुलिस लेकर सेल्वम को अरेस्ट करवाया है, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। महाराजा तो लॉकेट वापस करने आया था। यहाँ कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे सबरी पुलिस पे ही गोली चला देता है और क्रॉस फाइट में वो मारा जाता है। पुलिस सेल्वम की बीबी और पूरे समाज को बता देती है कि सेल्वम और सबरी डकैती करते हैं और वो दोनों औरतों के साथ भी जबरदस्ती करते हैं। अब इस बात को सुन के सेल्वम की बीबी भी उसे दुत्कारती है और उसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती है। इन शॉर्ट सेल्वम की पूरी दुनिया बिखर गई और वो इसका जिम्मेदार महाराजा को ही मानने लगा था। अब 2023 में आते हैं। पुलिस वालों का नकली डस्टबिन तैयार हो चुका था और नल्ला शिवम की मदद से पुलिस वाले इस डस्टबिन को थोड़ा पुराना बनाते हैं। देन वो लोग इसमें डेंट वगैरह डालते हैं ताकि ये महाराजा के डस्टबिन जैसे ही दिख सके। अब पुलिस वाले को बस एक चोर का इंतजाम करना था जो कि झूठी गवाही दे सके कि वही महाराजा के घर से डस्टबिन चुराया। इससे केस क्लोज हो जाएगा। डस्टबिन चोरी में चोर को भी सजा नहीं होगी और पुलिस वालों को महाराजा से बचे पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी चोर डस्टबिन चोरी जैसी बेकार क्राइम को अपने सर लेने के लिए तैयार ही नहीं था। मतलब चोरों की इज्जत पे बात आ गई थी कि भैया हम डस्टबिन चोरी थोड़ी करेंगे। इसीलिए फाइनली नल्ला शिवम कहता है कि वही ये इल्जाम अपने सर पे ले लेगा, क्योंकि बदले में पुलिस वाले 50,000 ऑफर कर रहे थे। तो पुलिस वाले महाराजा को कॉल लगाते हैं ताकि वो अपनी घर की चोरी वाली कहानी फिर से बताए और इसी कहानी को नल्ला शिवम
सुन के सिमिलर सी बात कॉल रिपीट कर देगा। कन्फेशन के दौरान इस पॉइंट पर महाराजा वापस चोरी वाली कहानी सुनाता है, लेकिन विजुअल्स में हमें वो दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली में हुआ था। दरअसल उस रात महाराजा नहीं बल्कि उसकी बेटी ज्योति घर वापस आई थी और वहाँ घर में 3 लोग मौजूद थे, एक धना, दूसरा नल्ला शिवम और तीसरा सेल्वम। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 13-14 साल बाद सेल्वम जेल से बाहर आ गया था और उसे महाराजा से बदला लेना था, इसलिए वो महाराजा के घर पे अपने जेल वाले साथी धना और बाहर वाले साथी नल्ला शिवम के साथ आया। आइडियली तो महाराजा 9:30 बजे दुकान बंद करके 10 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन उस रात महाराजा अपनी बेटी के लिए एक न्यू स्पोर्ट्स शू खरीदने गया था, जिस वजह से वो लेट हो गया। अब उसी रात ज्योति स्पोर्ट्स कैंप से वापस आ गई और वो घर ओपन करके अंदर आई। ये 3 लोग ज्योति को मारने पीटने लगे और इतना ही नहीं, नल्ला शिवम और धना कई बार ज्योति के साथ गलत भी किए। अब भले सेल्वम ज्योति के साथ जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन अगेन वो अपने बाकी 2 साथियों को रोका भी नहीं बल्कि इजाजत दिया। ये लोग कुछ देर महाराजा के आने का वेट भी किए, लेकिन देर होने के कारण तीनों यहाँ से निकल लिए। अब जब महाराजा घर वापस आया तो वो अपनी बेटी को इस बुरी हालत में पाया। वो फौरन अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गया और वहाँ ज्योति महाराजा से वादा करवाई कि महाराजा उस इंसान को जरूर ज्योति के सामने लेकर आएगी जो कि ज्योति के साथ ऐसा सलूक किया है। ज्योति यहाँ यह भी रिवील करती है कि एक इंसान के पीठ पे ट्यूमर जैसा कुछ तो है और इसीलिए पुलिस स्टेशन में महाराजा पुलिस वालों की पीठ को चेक करते रहता था। अब घर वापस आके महाराजा खुद को ही काफी चोट पहुंचाया और दोस्तों ये वही साफ वाला सीन है जहां महाराजा जख्मी हालत में घर पे पड़ा हुआ था। देन होश में आने के बाद उसे टोल प्लाजा वाली रसीद मिली एंड आगे क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। उस दिन उसकी बेटी ज्योति के साथ किया कुछ हुआ है। कहानी में जो भी महाराजा बोला कि उसके साथ 3 लोग उसे ऐसे मारे ऐसे किए, वो सब एक्चुअली में ज्योति के साथ हुआ था एंड डस्टबिन के बहाने वो ज्योति के कल्प्रिट्रस को ढूंढना चाहता था, ना कि अपने डस्टबिन को। खैर भले इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को विजुअल के थ्रू सब कुछ क्लियर कर दिया गया था, लेकिन महाराजा तो फोन पे वही स्टोरी नरेट कर रहा था जो कि वो हमेशा नरेट करता आया था, ये बोल के कि ये सब मेरे साथ हुआ। लेकिन इस कहानी में रियलिटी से काफी सिमिलरिटी थी और इस कहानी को सुन के नल्ला शिवम को जरूर आइडिया लग गया कि ये तो उसके क्राइम की ही बात हो रही है। नल्ला शिवम सोचता है कि वो उसी रात फरार हो जाएगा, लेकिन पुलिस वाले उसे ये बोल के अपने ही घर पे रख लेते हैं कि कल वो लोग सुबह सुबह नकली डस्टबिन मिलने पर महाराजा के घर मिलने जाएंगे। तो अगले दिन पुलिस वाले महाराजा के घर पे आते हैं एंड प्लान नल्ला शिवम महाराजा के सामने कहता है कि वही डस्टबिन चोरी किया था और नल्ला शिवम जैसी हरकतें करके कन्फेशन दे रहा था उससे क्लियर हो रहा था कि नल्ला शिवम अपनी उस रात वाली गंदी क्राइम को ही दर्शा रहा है। यहाँ महाराजा नल्ला शिवम से गले मिलता है और वो नल्ला शिवम की पीठ पे ट्यूमर को भी फील कर लेता है। इस पॉइंट पे कहानी में आता है एक ट्विस्ट से कहते हैं कि क्या तुम इसे अपनी बेटी के साथ गलत करने के लिए सजा नहीं दोगे। जी हाँ दोस्तों, पुलिस को भी तहकीकात करते हुए ये सब पता लग गया था कि महाराजा की बेटी के साथ इतना गलत हुआ है और इस क्राइम में नल्ला शिवम का हाथ है। ऐसे में इंस्पेक्टर वरदराजन महाराजा से कहते हैं कि अगर तुम नल्ला शिवम को यही मार देना चाहते हो तो मार दो, हम इस केस को छिपा देंगे। बेसिकली पुलिस भी अब महाराजा की मदद कर रही थी और ऐसे में महाराजा नल्ला शिवम को भगा भगा के उसे मार डालता है। तब बचा था सिर्फ सेल्वम और महाराजा कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है जहां सेल्वम जेल से छूटने के बाद काम कर रहा था। यहाँ महाराजा सेल्वम के कुछ लोगों को मारता पीटता है एंड फाइनली उसकी मीट सेल्वम से होती है। अब सेल्वम को देख के महाराजा शॉक में था क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि तीसरा आदमी सेल्वम है। अब शॉक में क्यों था ये बात आपको थोड़ी देर में पता चल जाएंगी। खैर इन दोनों की लड़ाई में पहले महाराजा पीट जाता है क्योंकि वो थोड़ा शॉक में था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सेल्वम को जख्मी करके बेबस कर देता है। अब यहाँ सेल्वम हंसते हुए कहने लगता है कि मेरा फिजिकल चोट तो ठीक हो जाएगा, मैंने जो चोट दिया है वो कभी ठीक नहीं होगा। बेसिकली वो कह रहा था कि कैसे सेल्वम के लोग महाराजा की बेटी के साथ गलत किए। इस पॉइंट पे आसिफा ज्योति को लेकर यहाँ आती है जो कि रिकवर करने लग गई थी और ज्योति फेस टू फेस सेल्वम से बात करती है। ज्योति कहती है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं इसे ठीक कर जाऊंगी, रिकवर कर जाऊंगी, लेकिन तुम लोग इतने घिनौने काम सिर्फ पैसों के लिए कर देते हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी भी एक बेटी है और लड़कियों को ये सब इतना ज्यादा झेलना पड़ता है। बेसिकली ज्योति को लग रहा था कि सेल्वम और उसके लोग ज्वेलरी चुराने घर आए थे और इसीलिए ज्योति अपनी सारी ज्वेलरी सेल्वम की तरफ फेंक के चली जाती है, लेकिन हम तो जानते हैं कि सेल्वम एक्चुअली में महाराजा से बदला लेने आया था। खैर ज्योति की ज्वेलरी में सेल्वम को वो चेन दिखती है जो कि सेल्वम अपनी बेटी अम्मू के लिए खरीदा था। यहाँ पे आता है कहानी में एक बहुत ज्यादा बड़ा वाला ट्विस्ट जो कि बहुत ही हार्ट टचिंग है। दरअसल 2009 में जब सेल्वम अरेस्ट हो गया था तो उसके बाद उसकी बीबी और बेटी नए घर में शिफ्ट हुए। वहाँ महाराजा, उसकी पत्नी, उसकी बेटी जाते हैं ताकि वो सेल्वम वाली चेन लौटा
लौटा सके। सेल्वम की बीवी उस चेन को लेने से मना कर देती है क्योंकि सेल्वम के चोरी वाले पैसे से उसे कुछ नहीं चाहिए था। इसीलिए महाराजा सामने वाले टॉय शॉप से टॉय खरीदने लगा था। और ये वही सीन है दोस्तों जो कि मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था। उसके बाद वहाँ एक ट्रक एक्सीडेंट करती है। अब इस एक्सीडेंट में कौन कौन मरता है आप ध्यान से सुनना। तो महाराजा की बीवी मरी, सेल्वम की भी बीवी मरी, देन महाराजा की बेटी भी मारी गई एंड डस्टबिन से जो बच्ची बच गई थी वो एक्चुअली में सेल्वम की बेटी थी। जी हाँ दोस्तों, तब से महाराजा सेल्वम की बेटी अम्मू को अडॉप्ट किया और उसे ज्योति नाम दिया। बेसिकली ज्योति सेल्वम की ही बेटी है और महाराजा उसे अपने घर पर अपनी बेटी की तरह पाल रहा था। तभी तो जब महाराजा को पता लगा कि मेन विलन सेल्वम है तो वो शॉक में चला गया था। अब इस पॉइंट पे सेल्वम भी ये बात समझ गया था और वो ज्योति के पीठ पे उस घाव के निशान को देख ही लेता है जो कि अम्मू के बैग पे बचपन में था। सेल्वम एकदम माफी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लग जाता है क्योंकि उसने खुद अपनी बेटी का यह हसरत किया था। सेल्वम के ही दोस्त सेल्वम के कहने पे उसकी बेटी के साथ गलत किए थे और सेल्वम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। महाराजा यहाँ से यह कह के निकल लेता है कि ज्योति अब मेरी बेटी है। इनफैक्ट महाराजा सेल्वम को आखिरी मौका भी नहीं देता ज्योति से बात करने का। इस बात के पश्चाताप में सेल्वम बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे देता है। यहीं पे महाराजा फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कहानी काफी सिंपल है, जहाँ सेल्वम को ऐसा लगता है कि उसे महाराजा ने फंसाया है। देन एक्सीडेंट में महाराजा और सेल्वम की फैमिली खत्म हुई, बची तो सिर्फ सेल्वम की ही बेटी जिसे महाराजा पाल पोस के बड़ा किया। देन जेल से छूटने के बाद सेल्वम महाराजा से बदला लेने के चक्कर में अपनी ही बेटी के साथ गलत करवा दिया और इसी पश्चाताप में सेल्वम बिल्डिंग से कूदकर खुद को समाप्त कर लिया। तो आप देख सकते हैं कहानी कितनी सिंपल है, लेकिन फिल्म में जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है वो इसे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बनाती हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पर।